देखिए इस वीडियो में मैं आपको कॉलम और फुटिंग से रिलेटेड टोटल 40 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ये पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आरसीसी के बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए भी आप आरसीसी की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहला सवाल, द मिनिमम कवर फॉर आरसीसी कॉलम शुड बी। तो कॉलम में कम से कम जो है 40 का कवर लिया जाता है। जैसे आपको स्लैब का बताया था मैंने 20 स्लैब में 20 है, लेकिन ये बदल भी जाता है, कभी कभी हम 15 भी ले लेते हैं। तो वो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्लैब पे वीडियो बन चुकी है, आप उसमें देख सकते हैं। इसी तरह से बीम में 25 लेते हैं। तो ऐसे ही कॉलम में जनरली 40 लेते हैं और फुटिंग में 50 लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है इकट्ठा सबका, चारों का पूछ लेगा आपसे। तो कॉलम का 40 होता है, या फिर अगर जो उसमें बार यूज़ हो रही है उसका डाया अगर 40 से ज़्यादा है, तो उस केस में फिर हम उस बार का जो डाया है वही हम फुटिंग ले लेते हैं, वही हम कवर ले लेते हैं वहाँ पे। जैसे मान लीजिए जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो 50 की यूज़ हो रही है वहाँ पे, तो क्योंकि 50 जो है वो 40 से ज़्यादा है, तो तब हम कवर 50 लेंगे। बाकी जब तक कम है तब तक 40 ही लेंगे। ये कोड में लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 26.4.2.1 में कि जो कवर है वो किसी भी केस में 40 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बार का डाया ही 40 से ज़्यादा है तो तब उतना ही ले लेंगे, तो मिनिमम 40 है। अब इसमें भी स्पेशल केस है, जैसे स्लैब में था। तो ये जो कुछ भी है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि इस पर पूरा क्वेश्चन बनता है। पूरा एज इट इज़ जो वर्डिंग है वो यहीं से उठा दी जाती है। और फुटिंग पे 50 होता है, तो फुटिंग पे भी क्वेश्चन है आगे। ये फुटिंग का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट शुड बी द नॉमिनल कवर टू रीइंफोर्समेंट फॉर फुटिंग्स। तो ये होता है साहब 50 जनरली। ठीक है, ये इसी फोटो में आप देख सकते हैं जो अगला क्लॉज है 26.4.2.2। A reinforced concrete column of size 400 by 400 is having the diameter of longitudinal bars as 20 The pitch of lateral ties in such a case should be। लेटरल टाइज की पिच पूछी जा रही है आपसे। कॉलम का साइज दे रखा है 400 बाई 400, और जो बार यूज़ हो रही हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स वो 20 की हो रही हैं। देखिए, जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं उसमें से जो पहली वाली है जिस पर ए लिखा हुआ है नीचे, तो इसमें जो ये जो लगी हुई हैं ये लेटरल टाइज होती हैं। और इसी तरह से जो बी पिक्चर है उसमें जो लगा हुआ है वो हेलिकल बार है। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग की तरह। तो ये जो इनका काम होता है, इनका काम होता है इन लॉन्गिट्यूडनल बार्स को बकल होने से रोकना, मुड़ने से रोकना। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है स्पेसिंग। ये ऊपर वाली एक टाई ये हो गई, दूसरी टाई ये हो गई, इनके बीच की स्पेसिंग पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रावधान है कोड में वो ये है कि एक तो आप लीस्ट लेटरल डायमेंशन देखिए, एक आप 16.5 निकालिए, और एक है 300 इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसी को हम लेटरल टाइज की पिच कंसीडर करेंगे। अब जैसे कॉलम का साइज़ है यहाँ पर 400 बाई 400, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हो गई, 400 हो गई। ठीक है, ये तो सबको मालूम है, जो छोटा होगा वही लेंगे। यहाँ पे तो स्क्वायर है खैर। 16.5 का मतलब है जो बार यूज़ हो रही है लॉन्गिट्यूडनल वाली, उसका गुणा कर देंगे 16 से, तो तब जो निकल के आएगा। और 300 तो एज इट इज़ लेंगे। तो देखिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो गई 400, 16.5 यानी 16 × 20, तो ये आएगा 320, और 300 तो एज इट इज़ लेंगे ही। तो इनमें जो सबसे कम होगा वो लेंगे पिच। ठीक है, बाकी जब तक देखिए, वैसे भी क्या होता है कि पिच में हमेशा जो सबसे छोटा होता है वो लिया जाता है, क्योंकि स्पेसिंग हम हमेशा कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से जो डाया होता है बार का उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है भी इसमें आगे, अभी आगे चल के, तो इसका जो सही आंसर है वो 300 हो जाएगा। सबसे कम वाला लेंगे। तो देखिए ये है वो क्वेश्चन, अब इसको समझिए। स्क्वायर कॉलम है 350 साइज़ का, और इसमें 4 बार तो जो है वो लग रही हैं 25 की, और 4 लग रही हैं 16 की। कौन सी वाली, जो लॉन्गिट्यूडनल वाली थी, जो मेन बार होती हैं। और ट्रांसवर्स स्टील जो हम लगाएंगे इसमें, जो लेटरल टाइज लगाएंगे, उनके बारे में पूछ रहा है कि उनको एक तो कितने का लगाएंगे और कितनी स्पेसिंग पे लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कॉलम का जो साइज़ है उसकी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी लीस्ट लेटरल डायमेंशन में। ठीक है, पर उससे पहले डाया की बात करते हैं। अब डाया के लिए जो प्रावधान है वो है 1/4
5 और 6 mm, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे डाया की बात हो रही है, तो जो लेटरल टाई हम लगाएंगे, हम ये चाहेंगे वहाँ पर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें उसको, लेकिन कोड के हिसाब से। तो इन दोनों में जो ज़्यादा होगा, और पिच में हम कम से कम रखने की कोशिश करेंगे ताकि स्पेसिंग कम रहे, तो स्ट्रक्चर जो है वो सेफ बने। अब जो फाई है यहाँ पर, वो फाई हम बड़ा वाला लेंगे। आपने देखा होगा जो 4 बार हैं, 4 बार तो 25 mm डाया की बोली जा रही हैं और 4 बार 16 mm डाया की बोली जा रही हैं। सवाल उठता है कि जो फाई है या इसमें 25 लेंगे या 16 लेंगे। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब डाया की बात हो रही है तब हम ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम 25 लेंगे इस जगह पे जो फाई है। तो 25 का 1/4 6.25 होता है। 6.25 डेफिनेटली 6 से ज़्यादा है, और 6.25 की एज सच कोई बार होती नहीं है इतने डाया की। तो इससे बड़ा जो होता है वो 8 mm ही होता है। तो मिनिमम 6.25 होने का मतलब है कि 8 डाया की बार तो हम यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह से जब पिच की बात होगी, तो पिच में पहली चीज़ क्या होती है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो वो तो 350 हो जाएगी, क्योंकि 350 का सेक्शन है। और यहाँ पे जो 16 5 होता है, वहाँ पे 16 की गुणा 25 से नहीं करेंगे, 16 से करेंगे। कम रखने की कोशिश करेंगे, पिच कम से कम, डाया ज़्यादा से ज़्यादा। तो 16 गुणा 16 करेंगे तो 256, और अगला तो 300 ही होता है। तो इनमें सबसे कम कौन सा है, इनमें सबसे कम है 256। और क्योंकि ऑप्शन में इतना क्लोज नहीं है, और प्रैक्टिकली भी हम इतना एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, हम रफली रफली लेते हैं 250। भाई कॉलम बन रहा है, लेटरल टाइज लग रही हैं, तो 256 थोड़ी ना नापेंगे, रफली 250 ले लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो 8 mm का डाया यूज़ होगा, 8 mm डाया का बार यूज़ होगा लेटरल टाइज के लिए, और 250 mm की स्पेसिंग पे लगाएंगे, ठीक है। What is the minimum number of longitudinal bars provided in a reinforced concrete column of circular cross section? तो ये भी कोड में लिखा हुआ है साफ साफ कि सर्कुलर के लिए 6 लेंगे, और जो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है उसके लिए 4 लेंगे मिनिमम। ये मिनिमम का है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे और कोई शेप पूछ ली जाए, जैसे हेक्सागोनल पूछ लिया जाए, तो तब आप 6 आंसर कर लेना। ऑक्टागोनल पूछ ली जाए तो 8 कर लेना, क्योंकि हर कॉर्नर पे एक बार होनी चाहिए। यह है असली प्रावधान। पर क्योंकि सर्कल में कॉर्नर नहीं होते हैं, तो उसके लिए 6 हो जाता है मिनिमम, ठीक है। सर्कल के लिए सीधा हम 6 मान लेते हैं कि 6 होनी चाहिए कम से कम। चलिए, द मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसिडर्ड इन अ आर सी कॉलम ऑफ लेंथ एल इज। तो इसका सीधा फॉर्मूला है L/500 प्लस D/30। ऑप्शन बी इसका सही है। ये भी आपको कोड में मिल जाएगा 25.4 नंबर में। कोड आपको पता ही है, खैर IS 456। All columns shall be designed for minimum eccentricity equal to the unsupported length of column divided by 500 plus lateral dimension divided by 30, subject to a minimum of 20। अब देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, इससे बहुत सवाल बनते हैं, अभी आगे चलकर दिखाऊंगा आपसे। पहला तो यही बनता है कि अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30। और इसी में ये भी है कि 20 mm से कम भी नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं L/500 प्लस D/30 जो है ये 19 निकल के आ गया सपोज। तो तब 19 नहीं लेंगे, तब 20 ही लेंगे फिर। तब 20 के लिए डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, मिनिमम एसेंट्रिसिटी का मतलब है कि हम डिज़ाइन इतने के लिए करेंगे। हम ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि कॉलम के बिल्कुल सेंटर पे लोड आ रहा है। हम उसका एक मिनिमम एसेंट्रिसिटी का दायरा लेके चलेंगे कि इतने पे लोड आ सकता है, तो उसके लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो 20 mm वाला भी ध्यान रखना है। As per IS 456, in design of columns, the cross-sectional area of longitudinal reinforcement shall not be less than dash and nor more than dash of gross cross-sectional area of column। तो ग्रॉस के रेस्पेक्ट में तो 0.8% तो होता है मिनिमम, और 6% होता है मैक्सिमम, ठीक है। किसका, ग्रॉस का, जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पूरा उसका, ठीक है। तो ये भी चीज़ कोड में लिखी हुई है सारी, पर ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं इसलिए मैंने इनकी प्रूफ नहीं लगाए हैं। A column AV is fixed at end A and hinged at end B. As per Euler's theory, what is the percentage increase in the capacity of the column if the hinge at B is replaced by a fixed support? यानी पहले एक कॉलम जो था वो एक एंड पे तो हिंज था और एक एंड पे फिक्स्ड था, ठीक है। एक एंड पे आप मान लीजिए इसको ऐसे फिक्स मान लीजिए और एक पे हिंज मान लीजिए, और तब इसको बाद में कैसा कह रहा है, बाद में इसको दोनों एंड पे फिक्स कर दिया जाता है। तो कितना इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन वैसे सोम में हम करते हैं बहुत सारे। सोम का ही क्वेश्चन है,
जो यूलर का फॉर्मूला है, तो हमें मालूम है कि जो जब एक साइड हिंज होती है और एक साइड फिक्स्ड होती है, तो उस केस में जो एल इफेक्टिव होता है वो L/√2 होता है, ठीक है, जिसको हम 0.707 L भी लिख लेते हैं। और इसके हिसाब से जो लोड निकल के आता है वो आता है 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। 2 टाइम कैसे हो जाता है, एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है तो L/√2 का होल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर वहीं रह जाएगा, 2 जो हो रहा है यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2, वो 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से फिक्स्ड में क्या होता है, आधा हो जाता है, एल इफेक्टिव L/2 हो जाता है, और इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो L/4 आ जाएगा, वो 4 ऊपर आ जाएगा। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि जो बाद वाला P है वो पहले वाले P के डबल है, P2 इज़ 2 टाइम्स P1। तो 2 टाइम्स होने का मतलब है 100% का इंक्रीमेंट। बाकी ये और भी 2 टाइप के केस होते हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल में सोम में बता रखा है, जो सोम का कॉलम वाला वीडियो है। According to IS 456:2000, the slenderness ratio for a short column in both x and y direction should be, तो 12 होता है, 12 से कम नहीं होना चाहिए, लेस देन 12 से कम होना चाहिए, सॉरी 12 से कम होना चाहिए, 12 से 60 तक वो लॉन्ग माना जाता है, 60 से ज़्यादा में अलाउ नहीं करते हैं हम। 60 से ज़्यादा होने का मतलब है कि कॉलम बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है उसके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। The load at which a column bends from its initial position and the deflection still remains is known as, तो किस लोड की वजह से होता है ऐसा कि कॉलम बैंड कर जाए अपनी इनिशियल पोजीशन से। इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं ये वाली थी, और अब ये बैंड हो गया है, थोड़ा सा ऐसा आ गया है, तो क्या हो गया, बकल कर गया ना, तो बकलिंग लोड की वजह से ही बकल करेगा। स्लेंडरनेस रेशियो इन कॉलम्स इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द, तो किस किस का रेशियो होता है, अनसपोर्टेड लेंथ का और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का, या कि फिर कभी कभी हम इसको लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन भी लिख लेते हैं, वो हम सोम में ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके हिसाब से जो वैल्यूज़ हैं स्लेंडरनेस रेशियो की वो अलग आती हैं। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम एज पर कंपेयर टू दैट ऑफ अ टाइड कॉलम, तो जो 2 फोटोज़ मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, सवाल ये पूछा जा रहा है कि लोड में क्या फ़र्क पड़ता है इस वाले में और इस वाले में, ठीक है। तो देखिए कोड ये कहता है कि इस वाले का जो लोड है बी वाले का, हेलिकल वाले का, वो इस नॉर्मल वाले से 5% ज़्यादा होता है। जो क्वेश्चन में टाइड लिखा हुआ है ना, टाइड, वो इसी के लिए लिखा हुआ है, जो लेटरल टाइज हैं, और ये हेलिकल वाला तो ये खैर है ही। तो हेलिकल वाले में जो लोड है वो 5% ज़्यादा आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब बाई फार्मूला देखें तो जो ये तो लोड का फार्मूला है जो आपको ए में दिख रहा है, 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, और इसी में अगर हम 1.05 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 105% ले रहे हैं हम उसका, 5% ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो फिर हेलिकल का हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जो फार्मूला है इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इसी वीडियो में, न्यूमेरिकल हैं बहुत सारे। हाउ मच द वेट ऑफ फुटिंग इज अज्यूम्ड ऑफ द एक्सियल लोड ऑन कॉलम, तो कॉलम पे जो लोड आ रहा है एक्सियल लोड, उसका कितना परसेंट वेट ऑफ फुटिंग लेते हैं। फुटिंग का जो वेट है उसको हम 10% मानते हैं कॉलम पे आने वाले लोड का, अज्यूम है, अज्यूम, ठीक है, मान कर चलते हैं, फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। वॉल फुटिंग इज़ ए टाइप ऑफ, तो वॉल फुटिंग आती है स्प्रेड फुटिंग में। वॉल फुटिंग ऐसी दिखती है ऊपर से, लेकिन नीचे से ये फैली होती है थोड़ा सा। स्प्रेड का मतलब ही होता है फैलना, तो ये तो दिख नहीं रहा है अभी नीचे वाला पार्ट, पर आप सिविल इंजीनियर हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं इस चीज़ को। द एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड फॉर अ स्लैब बेस टू कैरी अ फैक्टर्ड एक्सियल लोड ऑफ 1200 किलोन्यूटन कंसिडरिंग M20 कंक्रीट इज, तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको लोड दे रखा है W, और एक कंक्रीट का ग्रेड दे रखा है M20। ग्रेड के हिसाब से आप FCK तो निकाल लेंगे 20 N/mm², पर ये वाला जो है ये स्ट्रेस ये यूज़ नहीं करेंगे, हम डिज़ाइन वाला स्ट्रेस यूज़ करते हैं। डिज़ाइन वाला स्ट्रेस 0.45 FCK होता है। कहाँ से आता है, RCC में हम यही तो पढ़ते हैं कि FCK कैसे कन्वर्ट हो जाता है 0.4 FCK में। तो गिवन डेटा है W 1200 किलो न्यूटन, न्यूटन में कर लेंगे, FCK 20 है, लेकिन FD यूज़ करते हैं यहाँ पे, यानी 0.45 FCK, जो कि 9 निकल के आएगा। देखिए फ़र्क है 20 में और 9 में फ़र्क है। अगर आप 20 से डिवाइड करते इस लोड को तो कम एरिया आता, जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे अगर 20 होता तो कम आता,
डिनोमिनेटर बड़ा होता तो ओवरऑल वैल्यू कम आती, तो आप कम एरिया लेते। लेकिन अगर आप डिज़ाइन फैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ बड़ी आ रही हैं, एरिया बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हम सेफ बना रहे हैं। डिज़ाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसीलिए तो लिया जाता है ताकि हम स्ट्रक्चर को और सेफ बना सकें। तो इसको डिवाइड कर देंगे, एरिया क्या हो जाएगा, लोड अपॉन स्ट्रेस। फॉर्मूला बस घुमा के लिख दिया है। To ensure that supporting area of the offset footings of a boundary wall is fully compressive, the CG of load must act। तो ये भी हम सोम में पढ़ते हैं, मिडिल थर्ड रूल जो होता है, विद इन द मिडिल थर्ड आना चाहिए जो भी लोड है। A short column of 20 by 20 centimeter section is reinforced with 4 bars of steel having total area of steel is 20 square centimeter। 4 बार यूज़ हो रही हैं स्टील की जिनका टोटल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो सेक्शन है वो 20 बाई 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अगर पूरे सेक्शन का एरिया देखें तो कितना हो जाएगा, 400, 20 गुणा 20, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 400 में से जो 20 है, 20 सेंटीमीटर, वो सरिया ने घेर रखा है, मात्र 20, और बाकी का 380 जो है वो कंक्रीट ने घेर रखा है। आगे पढ़ते हैं। इफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन स्टील एंड कंक्रीट इज 1340 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी बतानी है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये सेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, खैर यहाँ पे कि ये 20 बाई 20 का सेक्शन है तो टोटल एरिया तो 400 हो जाएगा, और इसमें जो सरिया लगी हुई हैं 4, उनका खुद का एरिया 20 है, तो उसको हम ASC से दिखाते हैं। और जो बाकी इसमें बचा कंक्रीट का वो 380 हो जाएगा, जब 400 में से 20 घटेगा, उसको AC से दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल में जो स्ट्रेसेस आपको दे रखी हैं वो स्ट्रेसेस FC और FY नहीं दे रखी हैं, वो सिग्मा वाली दे रखी हैं डायरेक्ट। सिग्मा वाली को ही हम 0.4 FC और इसको 0.67 FY लिख सकते हैं। तो सिग्मा CC आपको दे रखा है जो 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसको समझिए। देखिए जो सिग्मा SC है आपको सवाल में 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसको आप न्यूटन में लिखेंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 सिग्मा की वैल्यू जो है ये 4 है, और ये 4 कब निकल के आया, जब आपने FCK में 0.4 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ इसका मतलब FCK की वैल्यू कहीं जाकर कहीं 10 के करीब होगी। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए इसको, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इनमें फ़र्क बता रहा हूँ। जो जनरल फार्मूला हम देखते हैं वो हम एक गोले वाला देखते हैं, पर अभी जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें सिग्मा CC दे रखा है डायरेक्ट, 40 दे रखा है ना, पर 40 तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो न्यूटन में कितना होगा, वो 4 हो जाएगा। तो 4 होने का क्या मतलब है, जब आपने करीब करीब M10 कंक्रीट यूज़ किया होगा जिसका FCK 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, उसका जब 0.4 लिया होगा तभी तो 4 आया होगा। तो इसका मतलब आपको सिग्मा वाली वैल्यूज़ दे रखी हैं डायरेक्ट, और यही चीज़ स्टील में भी होती है। आपने देखा होगा जब 250 का FE 250 यूज़ होता है तो उसका जो सिग्मा लेते हैं हम परमिसिबल वाला, वो करीब करीब 130 140 आता है। तो वही 130 तो है, ये 130 ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि ये केजी में इसलिए 1300 दिख रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो आपको फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है, पर इस बार डायरेक्ट सिग्मा दे रखे हैं आपको, तो 40 ले लेना है, यहाँ पे 1300 ले लेना है। इसको भी बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर केजी में ही बताना है। बाकी एरिया ऑफ कंक्रीट, हाँ, जो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि टोटल जो लोड होगा वो होगा स्टील का स्ट्रेस इंटू स्टील का एरिया प्लस, सॉरी उल्टा बोल दिया, कंक्रीट का स्ट्रेस इंटू कंक्रीट का एरिया प्लस स्टील का स्ट्रेस इंटू स्टील का एरिया। ठीक है, दोनों के अपने अपने एरिया और अपना अपना स्टील का परसेंटेज स्ट्रेस, सॉरी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे तो टोटल लोड आ जाएगा कि कितना लोड है इसका जो ये कैरी कर सकता है। तो 41,200। द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन अ कॉलम नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए, ये भी कोड में है, 12 से कम नहीं होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा है, ये जो बार होती हैं खड़ी वाली, तो ये कम से कम 12 mm की तो होनी ही होनी चाहिए, चाहे कैसा भी कॉलम है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है। इन अनक्रैक्ड reinforced concrete columns the actual bending compressive stress is obtained as, तो ये भी सॉम में तो पढ़ते हैं हम, M बराबर सिग्मा इंटू जेड, मैक्सिमम वाला सिग्मा मैक्स इंटू जेड, तो सिग्मा ही तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, M अपॉन जेड। तो
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कॉमन इसलिए आ रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि टॉपिक कॉमन है, कॉलम टॉपिक है ना। कॉलम हम सोम में भी पढ़ते हैं, आरसीसी में भी पढ़ते हैं और स्टील में भी पढ़ते हैं। फॉर reinforced सीमेंट कंक्रीट फुटिंग द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कवर इज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 50 mm कवर लिया जाता है। As per IS 456, the unsupported length between the end restraints shall not exceed m times the least lateral dimension of column where m is। तो देखिए अनसपोर्टेड लेंथ की बात हो रही है और लीस्ट लेटरल डायमेंशन के रेस्पेक्ट में, तो कहीं ना कहीं सिलेंडरनेस रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, और आपसे सिलेंडरनेस रेशियो की ही लिमिट पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके बोल दिया है। अब सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, अनसपोर्टेड लेंथ ऊपर आती है और नीचे लीस्ट लेटरल डायमेंशन आ जाती है। तो अनसपोर्टेड लेंथ लीस्ट लेटरल डायमेंशन के कितने गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 60 गुने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ते हैं ना जनरली 60 से ज़्यादा तो फिर वो कॉलम एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए, वो टूट जाएगा, कोड के विरुद्ध है वो फिर। तो यही चीज़ पूछी जा रही है, तो सिलेंडरनेस रेशियो की लिमिट्स पूछी जा रही है। तो अब इस सवाल को थोड़ा डिटेल में समझिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सिलेंडरनेस लिमिट्स, ये आप देख रहे हैं बीम वाली। अभी मैं कॉलम वाली नहीं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन है वो कॉलम का है। जो कॉलम का है वो आपको ये मिलेगा अगली स्लाइड में। तो पहले बीम का देख लीजिए। बीम में दो सेक्शन बने हुए हैं, एक है सिंपली सपोर्टेड का, एक है कैंटिलीवर का। सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस को साथ में रखा गया है, और इनके लिए जो प्रावधान है सिलेंडरनेस रेशियो वाला, वो है 60B और 250B² अपॉन डी। ध्यान से देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, ये सब लिखा हुआ आएगा ऐसे ही ऑप्शन में। तो 60B और 250B² अपॉन डी, इनमें से जो कम होगा वो लेंगे, उसको मानकर चलेंगे। सिलेंडरनेस लिमिट, वही लिमिट जो क्वेश्चन में लिखी हुई है थ्योरेटिकल फॉर्म में। और इसमें बी और डी क्या है वो तो आप जानते ही हैं। बी जो है विड्थ होती है सेक्शन में, क्योंकि ये बीम है ना, तो जो B/D बीम का क्रॉस सेक्शन, ये बी हो गया, और डी इफेक्टिव डेप्थ हो गई। पूरी नहीं है, इफेक्टिव डेप्थ है, लिख भी रखा है यहाँ पर, इफेक्टिव डेप्थ है और ब्रेड्थ है। इसी तरह से कैंटिलीवर बीम होगा अगर, तो तब 25B होगा और 100B² अपॉन डी होगा। इन दोनों को कैलकुलेट करें, इनमें से जो कम आएगा वही सिलेंडरनेस लिमिट है। ठीक है, ये हो गई बीम की बात। और अब आ जाते हैं कॉलम पे, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो कॉलम के लिए ये 60 mm वाला ही है सेम, और यहाँ से 100B² है। ठीक है, इन दोनों में से जो कम होगा वो लेंगे। खैर यहाँ पे तो सिर्फ ये 60 टाइम्स पे पूछ रखा है क्वेश्चन, पर मैंने आपको पूरा ही दिखा दिया अगर सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये जो है ना m टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो ये है 60 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। कॉलम में वो b जो है वो उसी का काम करेगा, लीस्ट लेटरल डायमेंशन का। In a reinforced concrete compression member, the pitch of the lateral reinforcement is given by the minimum of 3 of the following except, किसको छोड़ के, तो तीन चीज़ें देखते हैं ना हम उसमें। लेटरल टाइज के लिए जो पिच का प्रावधान है 300 mm होना चाहिए, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन भी होनी चाहिए, और 16 5 भी होता है। ये 16 5 तो लिखा हुआ है 16, और स्मॉलेस्ट डायामीटर 5 हो गया। ठीक है, हाँ वैसे एग्जैक्ट ना स्मॉलेस्ट डायामीटर है, क्योंकि मैंने बताया ना पिच में कम वाला लेंगे हम डाया, और 250 mm जो है ये होता नहीं है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो यही सही है। द नेचर ऑफ क्रिपलिंग लोड इन अ कॉलम इज, तो क्रिपलिंग लोड का नेचर होता है कंप्रेसिव, कंप्रेसिव टाइप का। द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स फॉर अ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम आर 4 and 6, सब जानते हैं। ऑल कॉलम्स शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी L/500 प्लस D/30 और 20 mm। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट दे दिया। अब कह रहा है कि इसमें L क्या है और D क्या है। तो L होती है अनसपोर्टेड लेंथ और D होती है इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी लीस्ट लेटरल डायमेंशन कॉलम में। तो देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, जैसे बी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम और लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और सी में लिखा हुआ है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम और लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। तो दूसरा डी का तो सेम लिखा हुआ है, लेकिन एल के लिए एक जगह पे अनसपोर्टेड है, एक जगह पे इफेक्टिव है। सही ऑप्शन है बी वाला। आपने कोड में भी देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाई 500। ठीक है, तो इनमें क्या फ़र्क होता है कुछ, इनमें एक छोटा सा फ़र्क होता है। देखिए द लेंथ ऑफ द एट वेयर कॉलम हैज़ नो सपोर्ट, इसमें कुछ वर्ड मिसिंग हो गए। इसका मतलब मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको। जो इफ़ेक्टिव लेंथ होती है उसको अनसपोर्टेड लेंथ की
मदद से कैलकुलेट किया जाता है, एक स्टिफनेस फैक्टर लिया जाता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जनरली 1 होती होगी, इसलिए हम कई जगहों पे देखते हैं कि ये दोनों चीज़ों को इक्वली कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये जो पहले वाली लेंथ होती है वो अनसपोर्टेड मानी जाती है, और उसमें कोई स्टिफनेस फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है, तब जाकर हमें इफेक्टिव लेंथ मालूम होती है। ये स्टेटमेंट में थोड़ा वर्ड आगे पीछे हो गए हैं कुछ, इसलिए पढ़ने में सही नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी ये आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें आप इस स्लाइड में देख ही सकते हैं कि अनसपोर्टेड लेंथ खुद लिखा हुआ है यहाँ पे, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, यहाँ पे इफेक्टिव नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, सी नहीं होगा। द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कैंटिलीवर कॉलम टू इट्स हाइट फॉर द पॉसिबल बकलिंग इज। कैंटिलीवर कॉलम का मतलब क्या होता है, वही लास्ट केस जो हम पढ़ते हैं ये, जिसमें 2 टाइम्स चली जाती है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ 2 ही तो हो जाएगी, रेशियो पूछ रहा है तो 2 ही होगा। According to IS 456, all columns shall be designed for minimum eccentricity equal to the unsupported length of column divided by 500 plus lateral dimension by 30 subject to a minimum of x mm। पूरा स्टेटमेंट कोड से उठा के दे दिया, केवल जहाँ पे 20 लिखना था वहाँ पे x लिख दिया, होता है ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही स्टेटमेंट है पूरा का पूरा, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 20 mm, 20 mm हो जाएगा। A short column 300 mm into 300 mm is reinforced with 4 bars of 20 mm dia Fe 415 grade. If concrete is M20 grade, the maximum axial load Pu allowed on it is। Pu निकालना है, वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 0.4 FCK वाला। तो ये रहा सेक्शन, इससे सेक्शन का एरिया आ जाएगा, 4 बार यूज़ हो रही है 20 mm डाया की, तो उससे उनका एरिया निकल जाएगा। M20 ग्रेड से FCK मिल जाएगा, Fe 415 से Fy मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, 300 बाई 300 का सेक्शन है और 4 बार लग रही हैं उसमें, तो 300 बाई 300 का जो सेक्शन है उसका एरिया तो 90,000 करके निकल के आ जाएगा, 90,000 mm²। 4 बार यूज़ हो रही हैं 20 mm डाया की, तो ये कैलकुलेट करेंगे आप तो ये निकल के आएगा 1256, यानी इन बार का एरिया निकल के आया मात्र 1256 mm²। 90,000 में से 1256 घटा देंगे तो 88,744 आ जाएगा, ये कंक्रीट वाला एरिया हो जाएगा। कंक्रीट में स्ट्रेस क्या होगी, 0.4 FCK, और उसमें FCK निकलेगा M20 से, और स्टील में स्ट्रेस होगी 0.67 FY निकलेगा Fe 415 से 415, तो 0.4 FCK ये हो गया, 0.67 की जगह आ गया, AC हो गया कंक्रीट का एरिया, ASC हो गया स्टील का एरिया, सब कुछ है, इंटू करें, आंसर अपने आप न्यूटन में आएगा क्योंकि हमने स्ट्रेस को न्यूटन में लिखा है, mm वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और बाद में उसको किलो न्यूटन में बदल देंगे, तो 1059 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ टाइज इन अ कॉलम शुड बी मोर देन और इक्वल टू 1/4 ऑफ मेन बार, मोर देन ऑफ इक्वल टू 5 mm, मोर देन 5 mm बट लेस देन 1/4 डाया ऑफ मेन बार, या फिर मोर देन 5 mm एंड ऑल्सो मोर देन 1/4 mm डाया ऑफ बार। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, देखिए लेटरल टाइज का जो डाया है वो या तो 1/4 फाई होना चाहिए या फिर 6 mm होना चाहिए, इनमें से जो भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट ऑप्शन है नहीं, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है डी। हालांकि यहाँ पर भी 6 mm होना चाहिए, पर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए डायरेक्ट और नन ऑफ दीज का भी कोई ऑप्शन ना हो, तो तब तो कोई एक लेना ही पड़ता है, और ऐसा देखा गया है कई एग्ज़ाम में होता भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, मोर देन 5 mm एंड ऑल्सो मोर देन 1/4 ऑफ डाया। वो 5 जो है वो एक्चुअली 6 है, तो 6 से भी ज़्यादा हो, 1/4 से भी ज़्यादा हो, इनमें से जो बड़ा हो वही ले लेंगे। As per IS 456/2000, a longitudinal steel reinforcement for columns shall not be less than dash of the gross cross sectional area of the column। तो कम किससे कम नहीं होनी चाहिए, 0.8 से कम नहीं होनी चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बीम में भी पढ़ते हैं, बीम में 4% होता है, 4% ऑफ BD 0.04 लिखेंगे अब इस टाइम पे, ठीक है। मिनिमम का भी होता है उसमें, वो मैं सब आपको बता चुका हूँ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में। The ratio of the strength of compression members with helical reinforcement to those having lateral ties is, स्ट्रेंथ का रेशियो 1.05 आ जाएगा, क्योंकि हेलिकल में जो स्ट्रेंथ होती है वो 5% ज़्यादा होती है, वही फॉर्मूला जो आपको बताया था। अब आप ये जो बी वाली इक्वेशन है इसको आप PU2 मान लीजिए, इसको PU1 मान लीजिए,
अगर आप PU2/PU1 करेंगे, यही तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, तो ये वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा सिर्फ 1.05। In case of pin-ended column, the critical load is x times that of Euler load, where x is पिन एंड में क्रिटिकल लोड x टाइम होता है यूलर लोड का। तो पिन एंड में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पिन एंड में जो होता है, जब दोनों एंड पिन होती हैं, हिंज की बात हो रही है एक्चुअली, तो हिंज में जो इफेक्टिव लेंथ होती है एल इफेक्टिव, वो एल के ही बराबर होती है। तो इसका मतलब दोनों लोड इक्वल हैं। सोम का ही है वो भी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स टू बी प्रोवाइडेड इन अ कॉलम ऑफ डायामीटर 350 mm। डायामीटर है तो सर्कुलर ही होगा। सर्कुलर के लिए मिनिमम बार का प्रावधान क्या है? 6। तो 6 हो जाएगा सही ऑप्शन। द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स reinforcement ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन स्टील रॉड बट नॉट लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। वही वाला सवाल है 145 वाला। According to IS 456 1978, the thickness of reinforced concrete footing on piles at its edges is kept। तो हालांकि यहाँ पे पुराना कोड लिखा हुआ है, पर मैंने नए कोड में ढूंढा इसको, तो इसमें भी मिल गया था मुझे ये, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 34.1.2 में लिखा हुआ है थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग। तो ऑन पाइल्स का जो केस है पूरा ही पढ़ लेते हैं। इन reinforced एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग्स द थिकनेस एट द एज शैल नॉट बी लेस देन 150 mm फॉर फुटिंग्स ऑन सोयल्स। सोयल्स के लिए 150 से कम नहीं होनी चाहिए, और पाइल्स के लिए ऑन फुटिंग, पाइल्स फॉर फुटिंग्स ऑन पाइल्स, इसके लिए 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन। तो यहाँ पे पाइल्स का ही पूछ रहा है, फुटिंग ऑन पाइल्स का, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 30 सेंटीमीटर होगा, यानी 300 mm। If the dia of longitudinal bars of a square column is 16 mm, the dia of lateral ties should not be less than। तो 16 का एक चौथाई तो 4 हो गया, लेकिन 4 से, लेकिन दूसरा 6 होता है ना, 1/4, तो 145 तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, क्योंकि 5 16 दे रखा है, और दूसरा होता है 6 mm। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 4 mm और 6 mm में 6 बड़ा है, तो 6 लेंगे। पहला ऑप्शन देख सकते हैं, 4 mm जानबूझ के लिखा हुआ है। According to IS 456 2000, minimum slenderness ratio for a short column is, ये तो रिपीट ही हो गया, 12 होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए। स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ RCC कॉलम्स शुड नॉट एक्सीड। तो अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये कॉलम की उससे है, क्लॉज से, जो ये सब पढ़ते हैं ना हम, कि मिनिमम इतना होना चाहिए। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये कॉलम का क्लोज है जो, इसमें आप एक एक पॉइंट को देखेंगे तो सब कुछ वही लिखा हुआ है। जैसे पहले में जो स्टील का परसेंटेज है, मिनिमम 0.8%, मैक्सिमम 6%। जो सब आप देखते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल बार जो है 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए, सर्कुलर में 6 से कम नहीं लगनी चाहिए, सब यहीं पे लिखा हुआ है। तो इन्हीं में से जब एक आता है जी वाला पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ द कॉलम शैल नॉट एक्सीड 300 mm। यहाँ से ये सवाल पूछा जा रहा है पेरीफेरी से रिलेटेड। तो 300 mm यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मिनिमम एक्स सेक्शनल एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इज अ कॉलम इन अ कॉलम इज 0.8%। तो पहला तो सही है, मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%। स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स मेजर्ड अलॉन्ग पेरीफेरी ऑफ कॉलम, कॉलम की पेरीफेरी के अलॉन्ग 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 300 सेंटीमीटर। तो अभी अभी हमने यही स्टेटमेंट तो देखा था जो क्वेश्चन अभी दिखाया था। और रीइंफोर्सिंग बार इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm इन डाया, कम से कम 12 mm की बार यूज़ करनी है, ये भी सही है। चौथा ही होगा फिर गलत। इन सर्कुलर कॉलम मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट बी लेस देन 4, शुड नॉट बी लेस देन 6। सर्कुलर में 6 से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सही हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन आर। तो रिजिड ब्लॉक जो होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। ये हम FM में भी पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, जब कोई समुद्री जहाज जो होता है वो मूवमेंट करता है, तो 3 तो होते हैं इसमें, देखिए, ट्रांसलेशन वाले, और 3 होते हैं रोटेशन वाले। 3T भी बोलते हैं और 3R भी बोलते हैं किसी भी रिजिड बॉडी में। इसको हम समुद्री जहाज में भी देखते हैं यही वाला कॉन्सेप्ट, और एयरप्लेन में भी देखते हैं, ठीक है, एयरप्लेन में भी। तो उस, क्योंकि एयरप्लेन में भी यही 6 मूवमेंट होते हैं। तो
जो 3 ट्रांसलेशन है वो तो ये वाले हो गए, आगे पीछे वाले तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में, और 3 रोटेशन हो गए, रोटेशन यानी घूमने वाला। ठीक है, तो जो हम वो पढ़ते हैं ना, रोलिंग, पिचिंग, यॉइंग, ये सब यही चीज़ें हैं। तो टोटल हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए ये था पहला पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।